हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। लास्ट हमने बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन कर लिया था और बुशमैन जनजाति के बाद नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं भील जनजाति के बारे में। दो जनजाति जो हमने पढ़ी थी उसमें एक इम्पोर्टेंट थी एस्किमो, और एस्किमो की हमने चर्चा की थी कि एस्किमो जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है, कहाँ उनका हैबिचुअल पॉइंट होता है, उनके जो आखेट होते हैं हंटिंग, या यूँ कह लीजिए कि जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है। जैसे लाइक हंटिंग एक एक्टिविटी उनकी हो जाती है। इसके अलावा हमने उसमें पढ़ा था कि भोजन, वस्त्र, इस प्रकार की कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने वहाँ पढ़े थे। बुशमैन को हमने पढ़ा तो बुशमैन में भी हमने ये पढ़ा था बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है, कौन से रीजन में बुशमैन जनजाति निवास करती है, ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा बुशमैन में जो प्रमुख उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके बारे में चर्चा हुई थी दोस्तों। आज एक नए टॉपिक के साथ और हम पढ़ने जा रहे हैं भील जनजाति। इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि भील जनजाति जो है, ये भील जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो यहाँ से किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न एग्ज़ाम पैटर्न पर शॉर्ट या लॉन्ग किस तरह से प्रश्न पूछेंगे। लास्ट हमने डिस्कस किया था एस्किमो में भी और बुशमैन में भी कि वहाँ से किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो शुरुआत करते हैं आज भील जनजाति के बारे में और वन बाय वन इसके जो फैक्ट्स हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका टॉपिक हो जाएगा भील जनजाति। आप लिख लीजिए टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, भील जनजाति। और भील जनजाति में वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नंबर वन कि सबसे पहली बात तो यह है कि भील शब्द की जो उत्पत्ति है वो द्राविडियन भाषा के, तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखते चलेंगे। यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, भील शब्द की उत्पत्ति भील शब्द की भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन शब्द भीलू से हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो द्राविडियन भाषा का शब्द है भीलू, उससे भील शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि भील शब्द जो है वो किस भाषा से संबंधित है। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है किस भाषा से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि भील शब्द जो है वो द्राविडियन भाषा से संबंधित है। ठीक है, भील शब्द जो है वो किस भाषा से संबंधित है, तो द्राविडियन भाषा से संबंधित है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट बात यह है कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, जो शब्द है भीलू, इसका अर्थ क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका अर्थ होता है तीरंदाजी। इसका अर्थ क्या होता है, तीरंदाजी। इसका मतलब ये जो लोग हैं यानी भील जनजाति के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा किस में एक्सपर्ट होते हैं, तीरंदाजी में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तो भील शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले कौन से भाषा से हुई है, शब्द कौन से लिया गया है, द्राविडियन भाषा से हुई है, नंबर वन, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद शब्द क्या है, भीलू। शब्द क्या है दोस्तों, भीलू, और जिसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, तीरंदाजी। वास्तविक अर्थ क्या होता है, तीरंदाजी। ध्यान रखिएगा।
अब देखिए, क्या भील शब्द का उल्लेख संस्कृत भाषा में भी मिलता है क्या? तो यस, आपको ध्यान रखना है कि साहब भील शब्द का जो उल्लेख है वो संस्कृत भाषा में भी मिलता है। संस्कृत भाषा में जो भील शब्द का या भीलू शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो उल्लेख मिलता है संस्कृत भाषा में भेदने से। भेदना, क्या करना है? भेदना, मतलब लक्ष्य को भेदना, ठीक है, वध करना या मारना, भेदना। वध करना या मारना। क्लियर हो गया? तो संस्कृत भाषा में जो ये शब्द है भील या भीलू शब्द जो है, यहाँ इसका तात्पर्य क्या लिया गया है? यहाँ इसका तात्पर्य लिया गया है कि भेदना, ठीक है, या वध करना और या फिर मारना। जबकि भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो द्राविडियन शब्द से मानी गई है। सबसे पहले द्राविडियन शब्द से शायद इसकी उत्पत्ति हुई होगी। शब्द क्या लिया गया है? भीलू। शब्द क्या लिया गया है? भीलू, जिसका अर्थ क्या होता है? तीरंदाजी। अर्थ क्या होता है? तीरंदाजी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अलग अलग लोगों ने अलग अलग ये बातें कही हैं कि जो भीलों की उत्पत्ति हुई है, जो भील लोग हैं इनकी उत्पत्ति, यानी कि भीलों की उत्पत्ति मानते हैं कि महादेव के पुत्र निषाद से मानी जाती है। निषाद से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि भीलों की जो उत्पत्ति है और भीलों की उत्पत्ति में जो महादेव के पुत्र हैं निषाद, इनसे भीलों की उत्पत्ति मानी जाती है कि शायद भील जनजाति के जो लोग हैं उनका जन्म जो हुआ है, ये भीलों की जो उत्पत्ति है महादेव के पुत्र निषाद से मानी जाती है। ठीक है, कुछ लोग का मानना है कि महाभारत में जो एकलव्य है, महाभारत में एकलव्य का संबंध इस जनजाति से हो सकता है, यानी भीलों से हो सकता है। एकलव्य का संबंध भी हो सकता है महाभारत में, तो कुछ लोगों का ये मानना है। लेकिन एक सबसे फेमस व्यक्ति हैं कर्नल टॉड। एक व्यक्ति हैं कर्नल टॉड, और कर्नल टॉड इसलिए फेमस है क्योंकि कर्नल टॉड ने राजस्थान के विषय में, विशेषकर राजस्थान के इतिहास के विषय में बहुत गहराई से बातें कही हैं कर्नल टॉड ने, और सबसे फेमस व्यक्ति माने जाते हैं। और कर्नल टॉड ने लिखा है, बताया है कि कर्नल टॉड ने कहा है कि तात्कालीन, यानी उस समय का जो तात्कालीन मेवाड़ राज्य था, आज हम इस मेवाड़ राज्य को जानते हैं उदयपुर के रीजन से, ठीक है, डूंगरपुर रीजन, इसके अलावा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा रीजन। तो ये प्रमुख जिले हैं जिनको पहले मेवाड़ सेक्शन में माना जाता है। तो कर्नल टॉड ने कहा है कि तत्कालीन मेवाड़ में ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों पर निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे? पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते थे, निवास करते थे। उस समय जब तत्कालीन मेवाड़ रीजन था, तो कर्नल टॉड का कहना था कि ये जो लोग हैं, ये लोग उस तत्कालीन मेवाड़ में, जो वर्तमान में उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा वाला जो हिस्सा है, वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में लोग निवास करते थे।
और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने का कारण क्या था कि वहाँ मोस्टली लोग तीरंदाजी, वहाँ मोस्टली लोग क्या, जो उनका एक कहते हैं ना कि शौक है ना, शौक मतलब वो शौक नहीं, यहाँ इंटरेस्ट, या ये पहाड़ी लोग, पहाड़ी क्षेत्रों पे जो लोग निवास करते थे, तो ये किस में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट थे? तीरंदाजी में एक्सपर्ट थे। किस में थे? तीरंदाजी में एक्सपर्ट थे। और तीरंदाजी में एक्सपर्ट होने के कारण इन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की। एक्सपर्ट होने के कारण इन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की। अब आप पूछेंगे सर ये महाराणा प्रताप की जो सहायता की ये किस में की? तो आपको ध्यान होना चाहिए महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के प्रतापी शासक थे, मेवाड़ के प्रतापी शासक थे। इन्होंने अकबर के खिलाफ, ठीक है, अकबर के खिलाफ या अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा, अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा, जिसमें इन भीलों ने सहायता पहुंचाई। भीलों ने सहायता दी, क्योंकि महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के एक प्रतापी शासक थे, महाराणा प्रताप मेवाड़ के एक प्रतापी शासक थे, और इन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मैं मेवाड़ को सुरक्षित या मुगलों से सुरक्षित जब तक नहीं कर देता, तब तक मैं कसम खाता हूँ कि बर्तनों में भोजन नहीं करूँगा, या जो भोजन भी होगा वो सिंपल तरीके का होगा, साधारण तरीके का होगा। और इन्होंने भीलों के साथ में रहकर युद्ध की योजनाएं बनाई। भीलों का साथ ही नहीं मिला, और इसलिए मिला क्योंकि जो भील थे ये कहाँ निवास करते थे? पहाड़ी क्षेत्रों पर। कहाँ निवास करते थे? पहाड़ी क्षेत्रों पर। और पहाड़ी क्षेत्रों पर निवास कर रहे हैं, और ये एक्सपर्ट किस में है? तीरंदाजी में एक्सपर्ट है। किस में एक्सपर्ट हैं ये लोग? तीरंदाजी में। तो इन्होंने महाराणा प्रताप की सेना को क्या दिया? सहायता पहुंचाई। और अकबर की सेना के विरुद्ध जब युद्ध लड़ रहे थे महाराणा प्रताप, तो भीलों ने इन्हें सहायता पहुंचाई। क्योंकि हम क्या देखते हैं, राजस्थान का यदि हम छोटा सा मैप देखें तो राजस्थान के मैप में हमें ये देखने को मिलता है देखिए, मैंने कुछ आधा पोर्शन ही बनाया है। यहाँ मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ कि ये तो है डूंगरपुर वाला रीजन, ठीक है, और ये पूरा रीजन है बांसवाड़ा वाला, और ये रीजन है प्रतापगढ़, और ये रीजन है उदयपुर, ये लिख दिया। ये रीजन है आपका राजसमंद, और ये रीजन है चित्तौड़गढ़। यहाँ देखेंगे भीलवाड़ा, कुछ पाली का सेक्शन आ जाएगा, ये अजमेर का सेक्शन आ जाएगा, ये जयपुर का सेक्शन है। और आप ये जब देखते हैं कि अरावली पहाड़ी जो है, उस अरावली पहाड़ी का जो रीजन है डेवलप हुआ है, वो अरावली पहाड़ी का रीजन भी डेवलप यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। आप देखेंगे अरावली पहाड़ी का जो रीजन है, यहाँ सिरोही वाला रीजन भी आ जाएगा, ठीक है, उदयपुर के जस्ट नज़दीक सिरोही है। तो हमारी जो अरावली पहाड़ी है वो कुछ अरावली पहाड़ी इस तरह से विस्तारित है, यहाँ जाके ये छोटी हो जाती है, लेकिन इसका यहाँ पर क्रम जो है वो थोड़ा सा चेंजेस है, ये आगे जाके और छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो अरावली पहाड़ी का क्रम कुछ इस तरह से है। तो अरावली पहाड़ी अधिक ऊंची है इस रीजन में, जो अरावली का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो अधिक ऊंचा है, और अधिक ऊंचा होने के कारण क्या होता है दोस्तों, क्योंकि पहाड़ी ऊंची होगी और मैदान नीचे होगा, ठीक है। ये तो क्या हो गया मैदान,
और ये क्या हो गई, पहाड़ी। और भील जनजाति जो निवास कहाँ कर रही है, पहाड़ी पे निवास कर रही है। इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों पे निवास कौन कर रहे हैं, भील जनजाति। और मैदान में कौन सी सेना, किसकी सेना आके खड़ी हो गई, अकबर की सेना। तो मैदान में कौन खड़े हैं, अकबर की सेना। यहाँ अकबर की सेना खड़ी है, यहाँ अकबर की सेना खड़ी है मैदान में, ठीक है। और यहाँ पहाड़ी पे कौन है, भील जनजाति। यहाँ कौन बैठे हुए हैं, भील बैठे हुए हैं, भील जनजाति के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से भील जनजाति के जो लोग हैं वो तीरंदाजी में एक्सपर्ट होते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि ये तीरंदाजी में एक्सपर्ट है। तो ये लोग क्या करते हैं, अकबर की सेना पर डायरेक्ट यहाँ से, अकबर की सेना पे डायरेक्ट यहाँ से तीरों के माध्यम से वार करते हैं, यहाँ। और अकबर की सेना को फिर पीछे हटना पड़ता, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। यदि अकबर की सेना यहाँ से तीर भी फेंक चलाए तो वहाँ तक नहीं पहुँचे, लेकिन यहाँ से तीर सीधा नीचे की ओर आते हैं। और ये लोग वैसे ही एक्सपर्ट हैं, और जब ये लोग एक्सपर्ट होंगे तो नॉर्मली बात है कि अकबर की सेना को पीछे हटना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया, भील जनजाति ने महाराणा प्रताप को सहायता पहुँचाई हर क्षेत्र में रहकर, चाहे युद्ध के क्षेत्र में हो, चाहे रणनीति बनाने के क्षेत्र में हो, चाहे रहने के लिए स्थान दिया हो, साथ में बैठकर विचार विमर्श किया हो, और मेवाड़ की भूमि को किस प्रकार मुगलों से बचाया जाए, ठीक है, मुगलों से बचाया जाए, इसके लिए इन्होंने रणनीति बनाई। इसीलिए भील जनजाति के लोग जो है वो तीरंदाजी में एक्सपर्ट होते हैं, और इन्होंने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, और बल्कि डटकर इनने सामना किया। तो इसलिए ज़्यादा लोग फेमस हो गए। और इनका प्रमुख जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर रीजन, प्रतापगढ़ रीजन, यहाँ पर ये लोग शामिल हैं। कुछ क्षेत्र इनका कोटा के आसपास, झालावाड़ के आसपास भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली जो रीजन है वो मेवाड़ का ये क्षेत्र कहलाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो लोग होते हैं इनकी कद काठी जो होती हैं ये नाटे होते हैं, ठीक है। इनका जो कद होता है, कद में कैसे हैं, ये नाटे होते हैं। कद काठी कैसी होती है, ये नाटे लोग होते हैं, ज़्यादा हाइट नहीं होती। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि आपको ध्यान हो, निग्रिटो का हम पढ़ कर आए थे, तो निग्रिटो जो लोग हैं वो कुछ अलग है, ठीक है। उनका जो शारीरिक स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग, संरचना कुछ अलग देखने को मिलती है, इनका स्ट्रक्चर अलग है। रंग इनका काला है, रंग काला है, नाक चौड़ी। हालांकि इस पर कोई प्रश्न नहीं बनता, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रख लें कि कद नाटा होता है, रंग काला होता है, नाक कैसी होती है, चौड़ी होती है। तो ये इनका कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं इनके निवास क्षेत्र की, कि लोग कहाँ निवास करते हैं। तो आपको राजस्थान के मैप में काफ़ी कुछ दिख रहा है। हालांकि ये पूरे रीजन में निवास नहीं करते, जो प्रमुख रीजन है जैसे उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, इस रीजन में लोग निवास करते हैं। पूरा रीजन नहीं है, ये केवल मैंने आपको अरावली के बारे में बताने के लिए, ये आपको मैंने बताया था कि कौन कौन सा रीजन है अरावली के जो सेक्टर में आता है। लेकिन ये लोग कहाँ निवास करते हैं, उदयपुर हो गया, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा वाला थोड़ा रीजन है, यहाँ ये लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो ऊपर से मैं हटा देता हूँ और हम बात करते हैं निवास की, कि इनका जो निवास क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। चलिए, अब हेडिंग हो जाएगी आपका निवास क्षेत्र। हेडिंग डाल लेंगे हम यहाँ पर, निवास क्षेत्र। देखिए नंबर 1 इनका जो निवास क्षेत्र है, फर्स्ट पॉइंट, ये लोग दुर्गम पहाड़ियों पर निवास करते हैं। दुर्गम पहाड़ियों पर
दुर्गम पहाड़ियों पर निवास करते हैं। अब पहाड़ी क्षेत्र कौन कौन सा है, तो ये मोस्टली क्या है, मध्य प्रदेश का कुछ सेक्टर है वहाँ पर भी निवास करते हैं। हमने राजस्थान के रेफरेंस में तो बता दिया था आपको। तो ये मध्य प्रदेश का, गुजरात का कुछ जो सेक्टर है वहाँ पर भी लोग निवास करते हैं। तो मुख्य रूप से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों पर निवास करते हैं। तो दुर्गम पहाड़ियों में देखिए नंबर 1 एक आती है अरावली पहाड़ी। तो ये अरावली पहाड़ी रीजन में निवास करते हैं। उसके बाद नंबर 2 आती है विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, वहाँ निवास करते हैं। और तीसरा है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा पर्वत। तो ये 3 ऐसे मुख्य दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ ये लोग निवास करते हैं, क्योंकि रहना पसंद कहाँ करते हैं, दुर्गम पहाड़ियों में रहना पसंद करते हैं। इन्हें मैदान में आना पसंद नहीं है, तो दुर्गम पहाड़ियों पर निवास करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से अरावली रीजन है, विंध्याचल पर्वत रीजन है, सतपुड़ा पर्वत रीजन है। ठीक है, देखिए अरावली का संबंध तो किससे हो गया, राजस्थान से। तो अरावली का संबंध हो गया गुजरात प्लस राजस्थान से, ये ध्यान रखिएगा। विंध्याचल पर्वत का संबंध किससे हो गया, मुख्य रूप से एमपी से, यानी मध्य प्रदेश से। और सतपुड़ा का मुख्य संबंध किससे हो गया, एमपी से। तो ये तो हो गया कि कौन कौन से राज्य में ये लोग निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको कि कहाँ कहाँ ये लोग निवास करते हैं। दुर्गम पहाड़ियों में लोग निवास करते हैं और कौन कौन से रीज़न है वो हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, तो राज्यों की बात करें, कुछ भाग देखिए। नंबर 1 कौन कौन से राज्य में निवास करते हैं, तो राजस्थान, सबसे पहले राजस्थान को लिख लेंगे। फिर आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर आ जाएगा गुजरात और कुछ क्षेत्र आ जाता है महाराष्ट्र का, जो गुजरात से लगा हुआ होता है क्षेत्र, तो कुछ महाराष्ट्र का। तो राजस्थान में ये मुख्य रूप से ये रीज़न है, आपको ध्यान में रखने हैं कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात, महाराष्ट्र में ये लोग निवास करते हैं। अब बात करेंगे कि राजस्थान में कहाँ कहाँ निवास करते हैं। राजस्थान में कहाँ कहाँ ये लोग निवास करते हैं, ये इम्पोर्टेंट होगा कि राजस्थान में कहाँ कहाँ निवास करते हैं। तो राजस्थान में मोस्टली लोग, सबसे पहले उदयपुर रीजन, ठीक है, डूंगरपुर रीजन। फिर बात करेंगे बांसवाड़ा रीजन, प्रतापगढ़ रीजन, कोटा रीजन। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कोटा रीजन, जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं। इनका क्षेत्र यहाँ हमें देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत कोटा से लगा हुआ क्षेत्र जो होता है वो उस रीजन, या फिर उदयपुर से लगा जो रीजन होता है तो चित्तौड़गढ़, ये भी कुछ ऐसा थोड़ा बहुत रीजन है जहाँ ये लोग निवास करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट है, इसे नोट करते जाएं आप। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी बातें लिखें, लेकिन इम्पोर्टेंट बातें जो होती हैं वो आपको ज़रूर लिखनी होती है। ये वहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसलिए वो आपको लिखना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे हम देखते हैं, वो मैप में आपको सभी रीज़न मिल जाएंगे। अभी मैंने बताया भी था आपको मैप में, तो वो सभी रीज़न आपको मिल जाएगा कहाँ कहाँ ये लोग निवास करते हैं।
नेक्स्ट इनकी इंपॉर्टेंट बात और डिस्कस कर लेते हैं निवास क्षेत्र के रेफरेंस में, कि जहाँ ये लोग निवास करते हैं वहाँ जो जलवायु है वो मॉनसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। और मानसूनी जलवायु होने के कारण वर्षा होती है, यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, तापमान अधिक रहता है, वर्षा अधिक होती है, तापमान अधिक रहता है, और वर्षा तापमान अधिक होने के कारण वनस्पति अधिक है, वनस्पति अधिक है। और यदि वनस्पति अधिक होगी तो सर्वाधिक यहाँ जंगल पाए जाएंगे, जंगल अधिक पाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि जो पूरा रीजन है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, आपका बांसवाड़ा रीजन है, यहाँ कोटा का रीजन है, ये कोटा रीजन है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का रीजन है, ये रीजन चित्तौड़गढ़ का है। तो यहाँ मोस्टली आपको जंगल अधिक देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जनजाति जो है विशेषकर जंगलों में निवास करती है, ये शहरों में नहीं आते। लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ने के कारण, जनसंख्या अधिक होने के कारण, जनसंख्या अधिक होने के कारण जंगल को समाप्त किया जा रहा है, जंगलों को समाप्त किया जा रहा है, जो इनके लिए समस्या है, जंगलों को समाप्त किया जा रहा है, जो इनके लिए समस्या बन रहे हैं, यानी भीलों के लिए एक समस्या बनते जा रहे हैं, भीलों के लिए क्या बन रहे हैं? समस्या बनते जा रहे हैं, क्योंकि जंगल काटे जा रहे हैं। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या होगा दोस्तों, फिर जनसंख्या बढ़ने से जो क्षेत्र हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो ये बात हो गई इसके निवास क्षेत्र की। आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं कि कौन कौन से रीजन में ये निवास करते हैं, कहाँ कहाँ इनका क्षेत्र है। मानसूनी जलवायु है तो वर्षा अधिक होती है, तापमान अधिक रहता है, वनस्पति अधिक है, ठीक है, और मृदा भी उपयुक्त होती है, मृदा भी उपयुक्त है, यानी उपजाऊपन वाली मृदा देखने को मिलती है। जंगल अधिक पाए जा रहे हैं, तो जनसंख्या अधिक होने के कारण जंगलों को समाप्त किया जा रहा है, क्योंकि अर्बनाइजेशन जब होता है, नगरीकरण जब होता है, तो धीरे धीरे जंगलों को समाप्त किया जाता है और नगरों के रूप में उसे डेवलप किया जाता है, क्योंकि उसके पास से जो नेशनल हाईवेज गुजरते हैं, बड़े बड़े जो हाईवेज गुजरते हैं, तो उसके कारण भी वहाँ पर जनसंख्या यदि बढ़ती है तो वो धीरे धीरे नगरीकरण का रूप धारण करती है, और इसलिए भी वहाँ पर भीलों के लिए समस्या बनती जा रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों आर्थिक क्रियाकलाप की, कि इनका आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार का है। तो इसको हम हटा देते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप की बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, आर्थिक क्रियाकलाप, इनका क्रियाकलाप किस प्रकार का है। हेडिंग हो जाएगी आपकी आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रियाकलाप में क्या इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, देखिए दोस्तों, ये दुर्गम पहाड़ियों पर रहते हैं, दुर्गम पहाड़ियों पर रहते हैं, या यूँ कह लीजिए जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं।
ठीक है, जंगलों में निवास करते हैं। तो क्या देखते हैं, या आखेटक होते हैं और खाद्य संग्रहक होते हैं। आखेट का कार्य करते हैं, वे खाद्य संग्रहक होते हैं। आखेटक होते हैं और खाद्य संग्रहक होते हैं। हंटिंग का भी एक्टिविटी करते हैं और ये फूड गैदरिंग का काम भी करते हैं। दोनों ही काम इनके अधिक होते हैं। ठीक है, आखेट की गतिविधि भी करते हैं और खाद्य संग्रहक भी होते हैं। साथ ही साथ समय के साथ साथ इन्होंने, समय में जैसा बदलाव आया है, तो समय के साथ इन्होंने कृषि कार्य व पशुपालन, कृषि कार्य व पशुपालन भी करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, समय के साथ साथ इन्होंने क्या किया, कृषि कार्य भी प्रारंभ कर दिया और पशुपालन भी प्रारंभ किया। ठीक है, समय के साथ साथ कृषि कार्य भी प्रारंभ कर रहे हैं ये, और पशुपालन का भी कार्य करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया समय के साथ साथ। और चूंकि ये गैदरिंग का काम तो कर ही रहे हैं, तो गैदरिंग का काम करने में इनका कृषि कार्य भी हो रहा है, सभी प्रकार की फसलों का उपयोग कर रहे हैं। पशुपालन भी सभी प्रकार का ही कर रहे हैं, कुक्कुट पालन हो, भेड़ पालन हो, बकरी पालन हो। ठीक है, वो भी इनकी एक्टिविटी धीरे धीरे शुरू हो गई। खाद्य संग्रह के रूप में जंगलों में निवास करते हैं, तो जंगलों में जो मिलने वाली औषधियाँ होती हैं, फल फूल होते हैं, ठीक है, उनका भी क्या करते हैं, गैदरिंग करते हैं, खाद्य संग्रह के रूप में होते हैं। आखेटिक इनकी टेंडेंसी है, तो उसके अनुसार ये चीज़ें करते रहते हैं। तो मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि आर्थिक क्रियाकलाप में इनकी जो भागीदारी है वो धीरे धीरे समय के साथ साथ बदलती जा रही है। समय के साथ साथ क्या बदलाव हो रहा है, कृषि कार्य में बदलाव आया, पशुपालन में भी बदलाव आया, यानी जो पहले नहीं करते थे अब इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया है, तो इनके साथ में बदलाव देखने को मिला है। अब आखेट की बात करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप में ये तो कुछ बेसिक बात थी। अब हम बात करते हैं कि आखेट में ये क्या कार्य करते हैं, यानी इनकी जो बेसिकली हंटिंग जो कर रहे हैं वो हंटिंग कौन सी है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं आखेट की। अब देखिए लोग जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं, पहली बात। ठीक है, जंगलों में निवास करते हैं। जंगलों में निवास करने के कारण एक तो सबसे पहली बात, ये तीरंदाजी में एक्सपर्ट है, तीरंदाजी में एक्सपर्ट है, तो जंगलों में निवास करते हैं, तीरंदाजी इनका शौक है, तो तीरंदाजी में एक्सपर्ट, तीरंदाजी में निपुण होने के कारण, तीरंदाजी में निपुण होने के कारण जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। ठीक है, निपुण होने के कारण क्या करते हैं, जंगली जानवरों का ये लोग शिकार करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करते हैं, तालाबों से मछली पकड़ते हैं, तालाबों से मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, मछली पकड़ने का कार्य करते हैं।
तालाबों से मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, परंतु समय के साथ इनमें बदलाव आया है और अब यह समय के साथ ये कृषि कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो तालाबों से मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, परंतु समय के साथ कृषि कार्य भी करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। ये एक इम्पोर्टेंट बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, जो कृषि कार्य करते हैं, जो ये कृषि कार्य करते हैं वो यदि पहाड़ी क्षेत्रों पे होता है तो आपको ध्यान होगा एक वर्ड आता है झूमिंग। झूमिंग जिसको लोग कहते हैं चिमाता। पहाड़ी क्षेत्रों पे यदि कृषि कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा, पहाड़ी क्षेत्रों पे यदि कृषि कार्य करते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है? चिमाता। क्या नाम दिया जाता है? चिमाता। और यदि मैदानी भागों में कृषि करते हैं, ध्यान रखिएगा, यदि ये मैदानी भागों में कृषि करते हैं मैदानी भागों में यदि कृषि कार्य करते हैं तो उसको नाम दिया था दजिया। दजिया इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार और आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछेगा कि दजिया क्या होता है। ठीक है, आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि दजिया किसे कहते हैं, दजिया क्या होता है, या चिमाता किसे कहते हैं। तो अंडरस्टूड है, आपको ध्यान रखना है कि साहब दजिया क्या होता है और चिमाता क्या होता है। प्रश्न जब सामने आता है तो आपको सटीक आंसर ही देना है, आपको घुमा फिरा के आंसर नहीं देना। यदि आप घुमा फिरा के आंसर देते हैं इट्स मीन्स वो आपका फिर आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि वहाँ आंसर आपसे बिल्कुल डायरेक्टली पूछा गया है तो आपको आंसर डायरेक्टली ही देना पड़ेगा। आप घुमा फिरा के आंसर नहीं देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहाड़ी क्षेत्रों पे जो झूमिंग कृषि की जाती है उसको क्या नाम दिया जाता है? चिमाता। क्या नाम दिया जाता है? चिमाता। कृषि कार्य, ध्यान रखिएगा, कैसा कार्य है? कृषि कार्य। और झूमिंग भी क्या है? एक पैटर्न है, एग्रीकल्चर का क्या है? एक पैटर्न। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? स्थानांतरित कृषि करते हैं। स्थानांतरित कृषि करते, अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो एक वर्ड होता है स्थानांतरित कृषि, और स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान 1-2 वर्षों तक कृषि कार्य करना, फिर आगे शिफ्ट हो जाना। तो इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, जबकि मैदानी भागों में जो कृषि कार्य होता है, मैदानी भागों में जो कृषि कार्य होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? दजिया। क्या नाम देते हैं? दजिया। और ये क्या होती है? कृषि कार्य जो पहाड़ी क्षेत्रों पर होता है झूमिंग, इसको क्या नाम देते हैं? चिमाता, और ये होगी दजिया। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि मैदानी भागों में जो कृषि कार्य किया जाता है उसको क्या नाम देते हैं? दजिया। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि कार्य किया था उसको क्या कहते हैं? चिमाता। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है कि आखेट में जंगलों में निवास करते हैं। कहाँ निवास कर रहे हैं? जंगलों में। और जंगलों में निवास करेंगे तो तीरंदाजी में निपुण होंगे, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो भीलू शब्द है, ये जो भील जनजाति का शब्द है भीलू, इस भीलू का अर्थ क्या होता है? तीरंदाजी। तो तीरंदाजी में क्या होते हैं? निपुण होते हैं। और तीरंदाजी में निपुण होंगे, जंगली जानवरों का क्या करेंगे? शिकार करेंगे। जंगली जानवरों का क्या करेंगे? शिकार करेंगे। तालाबों से मछली पकड़ते हैं या पकड़ते थे, लेकिन वर्तमान समय में पैटर्न चेंज हो गया और ये अब कृषि कार्य में भी इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया या कृषि कार्य में संलग्न हो गए। ठीक है, तो ये बात हो गई इनके आखेट की। किसकी बात होगी दोस्तों? आखेट की बात हो गई। अब हम चर्चा करेंगे आखेट के बाद भोजन की चर्चा करेंगे कि इनके भोजन किस प्रकार का होता है, भोजन में क्या लेना पसंद करते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। तो ऊपर से हटा देते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप नोट कर लिया होगा, बाकी का आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट, भोजन। भीलों का भोजन कैसा होता है
या भील लोग किस तरह का भोजन करते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, भोजन, कि इनका भोजन क्या होता है, फूड क्या है। तो नंबर 1, भोजन के रूप में ये क्या करते हैं, मक्का का सेवन करते हैं, ध्यान रखिएगा, मक्का का सेवन करते हैं। भोजन के रूप में किसका सेवन करते हैं, मक्का का सेवन करते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार के जो गेहूं, जैसे चावल, मूंग, उड़द, इनका भी सेवन करते हैं। दालें जो हैं, मूंग की दाल, उड़द की दाल, गेहूं, चावल, ये खाना भी इन्होंने वर्तमान में प्रारंभ कर दिया है। ठीक है, मक्का का सेवन करते हैं। मक्का से बनी अन्य प्रकार की रोटी हो सकती है, राबड़ी हो सकती है ना। इनका प्रिय भोजन राबड़ी के रूप में होता है। गेहूं व चावल का ये सेवन करते हैं, गेहूं, चावल, मूंग, उड़द, ठीक है, इसका ये सेवन करते हैं। उसके अलावा ये मांसाहारी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जंगलों में निवास कर रहे हैं तो जंगली जानवरों का शिकार रख रहे हैं, तो मांसाहारी तो होंगे ही, मांसाहारी होते हैं। और कभी कभी ये शराब का सेवन भी करते हैं, और शराब में ये महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं, महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं। महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं, मांसाहारी होते हैं। और इनके प्रिय भोजन के रूप में ये मक्का का सेवन करते हैं, मक्का की राबड़ी बनाकर ये उसका सेवन करते हैं। ये हुआ इनका भोजन, भोजन का प्रारूप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके वस्त्र कैसे होते हैं। तो वस्त्रों के रूप में मुख्य रूप से ये जैसे घाघरा लुगड़ी होती हैं, ठीक है, अंगोछा होता है। इस प्रकार से पुरुष पैंट कमीज वगैरह पहनना प्रारंभ करते हैं, या धोती कुर्ता टाइप में जो होता है वो पहनते हैं ये लोग। लेकिन धीरे धीरे इनके ट्रेडिशनल में चेंज आ रहा है, और धीरे धीरे ये अब जो मॉडर्न लुक है उसमें भी नज़र आने लगे हैं। तो वस्त्रों में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वस्त्रों में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि महिलाओं के रूप में यदि महिलाएं मुख्य रूप से देखें तो महिलाएं क्या पहनती हैं, तो महिलाएं मुख्य रूप से घाघरा, कांचिली, लुगड़ी पहनती है। पुरुष जो होते हैं वो मुख्य रूप से कमीज़, धोती, साफा, पैंट, टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया है। तो ये इनके मुख्य वस्त्र है। आभूषण में कुछ मुख्य रूप के आभूषण जैसे चांदी के, पीतल के, जस्ते के, निकल के, इस प्रकार के आभूषण ये पहनते हैं। नेक्स्ट फिर बात करते हैं कि निवास गृह के रूप में ये क्या करते हैं। निवास गृह के रूप में यानी इनके घर किस प्रकार के होते हैं। निवास गृह के रूप में इनके घर संकीर्ण होते हैं, यानी बिखरे हुए होते हैं। बिखरे हुए होते हैं, ठीक है, संकीर्ण होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। संकीर्ण है, बिखरे हुए होते हैं। झोपड़ी नुमा, खपरेल प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो निवास गृह के रूप में संकीर्ण होते हैं, बिखरे होते हैं, खपरेल प्रकार के होते हैं, घास फूस की होते हैं, छतें जो होती हैं, घास फूस की बनी होती है।
झोपड़ी नुमा हो गया, खपरेल प्रकार के होते हैं, जो छतें होती हैं इनकी, ठीक है, छत्ते नहीं है, ध्यान रखें छतें हैं, छतें जो होती है घास फूस से ही बनी हुई होती हैं। दीवारों पर मुख्य रूप से ये गोबर, दीवारों पर गोबर, लाल रंग का लेप लगाते हैं। ठीक है, ये इनके निवास गृह के रूप में अपनाते हैं लोग। समय के साथ साथ इनके मकान अब पक्के होने लगे हैं, यहीं लिख लीजिए। समय के साथ मकान पक्के बनने लगे हैं। समय के साथ मकान पक्के बनने लगे हैं। जैसे समय आया है, समय के साथ साथ मकान जो है वो पक्के बनने लगे हैं। नेक्स्ट, औजार और बर्तन की बात करें कि इनके औजार और बर्तन किस प्रकार के होते हैं। औजार व बर्तन, औजार व बर्तन। तो नंबर 1 औजार के रूप में धनुष बाण, धनुष बाण, इनमें चेंजेस आ गए, भाले भी, ठीक है, भाले का प्रयोग भी करते हैं आजकल ये। तो धनुष बाण, भाले, खंजर, तलवार, इनका भी यूज में लेते हैं। खंजर, तलवार, इनका भी ये प्रयोग करने लगे हैं, ठीक है, औजार के रूप में। और इसमें 2 प्रकार के बाण होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के बाण होते हैं। एक होता है हरियो और एक होता है रोबादो। ये 2 प्रकार के बाण होते हैं। जिनका ये अधिक उपयोग करते हैं, ठीक है, हरियो व रोबादो, 2 प्रकार के बाण होते हैं जिनका ये लोग प्रयोग करते हैं। पक्षी को पकड़ने के लिए फंदे का प्रयोग करते हैं। पक्षियों को पकड़ने के लिए, पक्षियों को पकड़ने के लिए फंदे का प्रयोग करते हैं, जिसको फटकिया कहते हैं, फटकिया कहते हैं, ठीक है। तो ये इनके औजार, मुख्य रूप के औजार हो गए, धनुष बाण हो गए, भाले हो गए, हरियो रोबादो 2 प्रकार के बाण हो गए, पक्षियों को पकड़ने के लिए फंदा या फटकिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि फटकिया क्या है। ऐसे प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि फटकिया किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि पक्षी को पकड़ने के लिए एक फंदा होता है, पक्षियों को पकड़ने के लिए फंदा है, उसके क्या नाम है, फटकिया। नेक्स्ट, एक प्रश्न पूछ सकता है कि भील जनजाति के 2 प्रकार के बाण कौन से हैं। भील जनजाति के जो बाण हैं वो 2 प्रकार के बाण कौन से हैं। तो हरियो और रोबादो, ये 2 प्रकार के बाण हैं। ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से औजार है, ये नहीं पूछता, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि 2 प्रकार के जो बाण हैं वो कौन कौन से हैं। तो हरियो और रोबादो। प्रश्न पूछेगा पक्षियों को पकड़ने के लिए जो फंदा है, या ये ऐसे पूछेगा फटकिया किसे कहते हैं या फटकिया क्या है, ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ लेगा।
फटकिया क्या है। अब आपको नहीं पता कि फटकिया क्या है। हाँ, जब आप फाइनल पेपर दे रहे हैं, आपके सिलेबस आपके सामने है, लगभग 20 चैप्टर्स आप पढ़ के जा रहे हैं, और ये जब प्रश्न पूछा गया पेपर में कि फटकिया क्या है, तो आपको नहीं पता चलेगा फटकिया क्या है। फटकिया क्या है आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए आपको अभी ध्यान रखना है कि फटकिया का संबंध किससे है? फंदे से। फटकिया का संबंध किससे है? फंदे से। और फंदे में कौन आ सकता है? तो पशु पक्षी आएंगे। पशु पक्षी कौन आएंगे? पक्षी आएंगे। और हम कहाँ पढ़ रहे हैं कि हम पक्षियों को क्या कर रहे हैं? फंदे में फंसा रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? जनजातियों में पढ़ रहे हैं। तो कौन सी जनजाति ऐसी होगी जो इस प्रकार का काम करेगी? तो भील जनजाति करेगी। ऐसी कौन सी जनजाति जो ये कार्य करेगी? तो भील जनजाति ये कार्य करेगी। ये आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने निवास गृह के रूप में भी लिख लिया होगा। इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं आधुनिकता से ये इनकी समाज और संस्कृति का से क्या संबंध है। इनकी समाज और संस्कृति किस प्रकार की है, उसकी हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी समाज व संस्कृति। समाज व संस्कृति। अब समाज व संस्कृति की बात करें तो नंबर 1 पॉइंट है कि ये पितृसत्तात्मक होते हैं। क्या समाज है? पितृसत्तात्मक समाज है या पितृसत्तात्मक वंश है। पितृसत्तात्मक समाज है या पितृसत्तात्मक वंश है, ये आपको ध्यान रखना है। ये समूह और कुलों में विभाजित होते हैं। समूह और कुल में विभाजित होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखिए पितृसत्तात्मक समाज या वंश है, ध्यान रखना। और हमने किस में पढ़ा था पितृसत्तात्मक वंश? बताएं आप जल्दी से। हमने पितृसत्तात्मक वंश और किस जनजाति में पढ़ा था? कि वहाँ हमने पढ़ा था कि यहाँ पर भी पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है या पितृसत्तात्मक समाज यहाँ पर है। और किस में पढ़ा था? जल्दी से कमेंट करके बताएं आप मुझे। जल्दी बताएं। इसके अलावा बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। ठीक है, जो भी युवा होता है वो शादी जरूर करता है। युवा शादी जरूर करता है। और वृद्ध की पत्नी होना, वृद्ध की पत्नी जरूर होती है। वृद्ध की पत्नी जरूर होती है। युवा शादी जरूर करता है और वृद्ध की पत्नी भी होती है। ठीक है, विवाह के उपरांत जो लड़की होती है, ठीक है, तो लड़की के लिए कुछ राशि दी जाती है। लड़की को राशि दी जाती है, जिसे दापा कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दापा किसे कहते हैं? दापा का जो संबंध है वो क्या है? दापा किसे कहते हैं? ऐसे प्रश्न पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो क्या होता है, लड़की से जब विवाह करते हैं तो लड़की को राशि दी जाती है, कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है, यूँ समझ लीजिए मूल्य चुकाना पड़ता है। क्या मूल्य चुकाना पड़ता है?
ये मूल्य जो चुका रहे हैं ये कौन चुकाते हैं? वर पक्ष। किसको? वधू पक्ष को। वर पक्ष किसे? वधू पक्ष को। और जिसे हम क्या कहते हैं? दापा। यानी लड़की को राशि चुकानी दी जाती है, मूल्य चुकाना पड़ता है, और इसे हम क्या कहते हैं? दापा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि दापा किसे कहते हैं? दापे का संबंध जो है वो किस जनजाति से है? ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार कि दापा किसे कहते हैं। ऐसा डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक प्रथा और होती है, इनके समाज से में ही संबंधित हम बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं गोल गाधेड़ो प्रथा। गोल गाधेड़ो प्रथा। इसमें जो युवक होता है वो शूरवीरता दिखाता है, शूरवीरता दिखाते हुए लड़की से विवाह कर सकता है। ठीक है। गोल गाधेड़ो प्रथा क्या है? ये किससे संबंधित है? तो भील जनजाति से संबंधित है। गोल गाधेड़ो प्रथा किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भील जनजाति से, जिसमें जो युवा होता है वह शूरवीरता का परिचय देता है, साहस करता है, दिखाते हुए शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकारी होता है। दूसरा, ये प्रकृति पूजक होते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं और अंधविश्वासी रूप में होते हैं लोग, और इसीलिए मृतकों का दाह संस्कार भी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके जो मुख्य नृत्य है वो घूमर और गेर प्रमुख नृत्य है। घूमर और गेर इनका जो प्रमुख नृत्य है किसी तीज त्योहार जैसे होली, दिवाली या विवाह के समय। ठीक है। तो ये कौन सा नृत्य करते हैं? घूमर व गेर नृत्य इनके प्रमुख नृत्य हैं। घूमर व गेर नृत्य करते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका एक बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है जिसको हम कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ। और जब हम राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो वहाँ इन चीज़ को पढ़ते हैं। तो आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है किस जनजाति से संबंधित है। तो आदिवासियों का कुंभ जो होता है, एक स्थान है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम में क्या होता है? त्रिवेणी संगम होता है, ध्यान रखिएगा। बेणेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम होता है, और त्रिवेणी संगम जो होता है 3 नदियों का है, जहां 3 नदियां सोम, जाखम व माही नदी, इन 3 नदियों का संगम होता है। सोम, जाखम व माही नदी। माही नदी का उद्गम होता है एमपी से, जाखम का होता है प्रतापगढ़ छोटी सादड़ी से, और सोम नदी का उद्गम होता है अरावली की पहाड़ियों से। 3 नदियां हैं, सोम, जाखम और माही। 3 नदियां जहां मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? बेणेश्वर धाम। और वहां कौन सा कुंभ लगता है? आदिवासियों कुंभ। क्योंकि ये लोग भी आदिवासी की तरह ही रहते हैं, इसलिए आदिवासियों कुंभ का लगता है बेणेश्वर धाम में, जो कि 3 त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का यहाँ संगम होता है। तो आदिवासियों कुंभ से जो प्रचलित स्थान है उसका नाम है बेणेश्वर धाम। त्रिवेणी संगम वहाँ होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, और इसे आदिवासियों कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है। या ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है भीलों की गंगा किसे कहते हैं? ठीक है, भीलों की गंगा। तो भीलों की गंगा कौन सी है? तो ये जो स्थान है यही माही नदी को विशेष रूप से भीलों की गंगा भी कहा जाता है, जो इनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है।
नेक्स्ट, इनके कुछ गीतों की बात करें, हालांकि जब आपातकालीन स्थिति होती है तो ये चिल्ला चिल्ला के गीत गाते हैं, ठीक है, और उसको बोलते हैं फायरे फायरे। तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि फायरे फायरे क्या है। तो आपातकालीन स्थिति में ये चिल्ला चिल्ला कर इन्वाइट करते हैं, बताते हैं कि कोई आपातकालीन स्थिति हो गई है, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लिख लीजिए, समस्त पाल का मुखिया गमेती कहलाता है। जो पाल होती है उसका मुखिया, पाल का मुखिया गमेती कहलाता है, गमेती कहलाता है। और एक इनका गीत फायरे फायरे आपातकालीन स्थिति पर गाया जाता है, जब लोगों को इकट्ठा करना हो, आपातकालीन स्थिति पे गाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फायरे फायरे जो है वो एक प्रकार से आपातकालीन स्थिति पर गाया जाने वाला गीत है, ये इंपॉर्टेंट है। और समस्त पाल का जो मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है, समस्त पाल का मुखिया गमेती कहलाता है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। जो इनका मार्गदर्शक होता है उसको बोलावा कहते हैं। आधुनिकता से इनका संपर्क धीरे धीरे स्थापित हो रहा है और ये अब धीरे धीरे भील लोग जो हैं ये अपने स्थान को छोड़कर बाज़ारों में अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया है। बाज़ारों में लोग बेचने आते हैं इन चीज़ों को। तो इनका संपर्क अब आधुनिकता से, बाह्य संस्कृति से इनका संपर्क होता जा रहा है। तो बोलचाल में, रहन सहन में, पहनावे में तेज़ी से इनमें बदलाव देखा गया है। लोग अब ये क्या है कि यहाँ विद्यालय भी जाने लगे हैं, लोग विद्यालय, चिकित्सा सुविधाओं का, परिवहन साधनों का, संचार के साधनों का लुत्फ उठाने लगे हैं। तो इनमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि आधुनिकता के साथ इन्होंने बदलाव लाना प्रारंभ कर दिया। जहाँ सबसे पहले हमने ये देखा था कि ये जो लोग हैं ये तीरंदाजी में एक्सपर्ट होते हैं, आखेटक होते हैं, संग्रहक होते हैं, लेकिन साथ साथ इन्होंने कृषि कार्य भी करना प्रारंभ किया। और कृषि कार्य के साथ साथ ये अब पशुपालन का कार्य भी कर रहे हैं। और इन्होंने का पैटर्न भी चेंज हो गया। जब हमने चिमाता की बात की, दजिया की बात की कि पहाड़ी क्षेत्रों में तो ये चिमाता कृषि करते हैं और मैदानी क्षेत्रों में दजिया करते हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों में पैटर्न में बदलाव आया है। संचार का क्षेत्र हो, चाहे वो परिवहन का क्षेत्र हो, मार्केटिंग का क्षेत्र हो, ये जो जंगलों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद संग्रह करते हैं उन्हें ये क्या करते हैं, लाकर बेचते हैं, मार्केट में लाकर बेचते हैं। और जब मार्केट में किसी वस्तु को लाकर बेचा जाता है तो वो लोग अन्य लोगों को देखते हैं, क्योंकि खरीदार तो बाहर के लोग होते हैं, खरीदार वो शहर के लोग होंगे और ये लोगों के पहनाव को देखते हैं कि कौन किस प्रकार के पहनावे के रूप में आया है, मार्केट में किस प्रकार से आया है। तो फिर इनकी संस्कृति में भी धीरे धीरे बदलाव होता है। जहाँ कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था इनके पास, तो अब ये धीरे धीरे कम्युनिकेशन का साधन भी जुटाने लगे हैं। विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं उसका भी ये लोग प्रयोग करने लगे हैं। यानी यूँ कह सकते हैं कि जंगलों से अब धीरे धीरे शहरों की तरफ बढ़ना इन्होंने शुरू किया है। आधुनिकता की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। इनका जो युवा वर्ग है वो धीरे धीरे अब विभिन्न प्रकार के रोजगार, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार के रूप में विभिन्न प्रकार के कार्य हों, ठीक है, औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ वगैरह में लोग जाना इन्होंने प्रारंभ किया है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि वर्तमान में इन्होंने धीरे धीरे बदलाव आना शुरू किया है। हालांकि बदलाव वो इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी आज के समय में इन लोगों में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ है, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने एक भील जनजाति का जो टॉपिक है ये इस क्लास में हमारा पूरा कवर हो गया है। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैंने डिस्कस किए हैं। प्रश्न जैसे लॉन्ग प्रश्न बने, लॉन्ग क्वेश्चंस बनता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा कि भील जनजाति का निवास क्षेत्र बताइए, भील जनजाति का आर्थिक क्रियाकलाप कैसा होगा वो बताइए। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। या फिर शॉर्ट प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं आपसे, शॉर्ट प्रश्न जैसे फायरे फायरे गीत किसका है, ठीक है, दापा प्रथा क्या होती है, गोल घादेड़ो प्रथा क्या होती है, दजिया क्या होती है, चिमाता क्या होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सेशन आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। भील जनजाति को हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमारी बात होगी एक अन्य जनजाति, जो लास्ट जनजाति बच जाती है, गोंड जनजाति की पर चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।